मुझे एक आवश्यक मीटिंग के लिए जाना पड़ रहा है कहीं, तो मैंने नड्डा साहब से, जो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे इजाजत लेके मैं दूसरी बैठक में जा रहा हूं। जो विषय आज मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चलाया गया, वो मुद्दा मैंने उठाया ऑल पार्टी मीटिंग में कि इसको सरकार तुरंत रोके और गरीबों को उजाड़ना बंद करे। एसआईआर के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है, तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिस तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा आज मैंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया है। और अगर सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आता है तो सदन में भी और सदन के बाहर भी इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। पिछले कुछ महीनों के महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और घटनाओं के पश्चात हम इस मॉनसून सत्र में सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा। और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के ऊपर भी हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के उत्तर कोई मंत्री नहीं, कोई विशेष सूत्र नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। दूसरा, जो वोट देने का अधिकार जो हर नागरिक का होता है, उसको लेकर जो आज महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग जिस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहे हैं और स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले जो राज्यों में जो चुनाव होंगे, या पूरा जो चुनावी ढांचा है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संविधान के निर्माताओं ने केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्माण में जो आदर्श के साथ
चुनाव आयोग का गठन किया था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं और सिर्फ सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सरकार का स्थिति या सरकार का पक्ष वो सदन के अंदर रखे। तीसरी बात है कि हम सेना के बड़े अफसरों ने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टू फ्रंट के जो एक्सेस बन चुका है हमारे सीमा पर, उसको लेकर बहुत ही संवेदनशील बात उठाई है। पिछले सत्र में भी हमने चाहा था कि रक्षा विभाग पर, विदेश मंत्रालय के विभाग पर महत्वपूर्ण चर्चा हो, बजट के लेकर उनकी डिमांड फॉर ग्रांट्स को लेकर चर्चा हो, पर नहीं हुआ। लेकिन आज जो बातें आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर रखी थी टू फ्रंट के ऊपर, तो आज सेना के बड़े अफसर भी वही बातों को दोहरा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि रक्षा और विदेश नीति पर बात हम रखें, बात हम सुने, विषयों पर चर्चा हो और प्रकाश पड़े। और इसीलिए ये 3 विषय मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से इस सदन में आकर अपनी बात रखना बहुत अनिवार्य होगा। आज ये सरकार मणिपुर को लेकर भी विभिन्न बिल्स ला रहे हैं और मणिपुर को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ ही महीनों में मणिपुर में शांति आएगी। 3 वर्ष, लगभग 3-2.5 वर्ष गुजर चुके हैं और शांति कहीं भी हम आते हुए नहीं देख पा रहे, तो शांति का वातावरण नहीं देख पा रहे। तो प्रधानमंत्री आज भी छोटे छोटे देशों में जाते हैं, लेकिन हमारे ही देश के एक छोटे से राज्य में जहां पर आग आज भी है, वहां पर किसी कारण से कतरा रहे हैं। ये कुछ अहम बातें हैं जिसको लेकर हम चिंतित हैं और हम आशा करेंगे एक सकारात्मक चर्चा आने वाले सत्र में हो। ये देश अब मुद्दों से भरा हुआ है, संपर्क चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन 4 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाने की मैंने बात की है। नंबर 1, पहलगांव पर जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध, इमीडिएट, इनकम्प्लीट, टोटल। तो कभी हमारी पॉलिसी ये नहीं रही कि 2 देशों के बीच में तीसरा कोई हस्तक्षेप हिंदुस्तान की नीति में करे। लेकिन अब तो कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नजदीक ही हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं इंडोनेशिया की तर्ज पर। तो ये 2 मुद्दे ये हुए। तीसरा, हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। विदेश नीति वो सफल होती है जिसमें हमारे मित्र देशों की संख्या बढ़े और शत्रु देशों की संख्या घटे। अब आप चारों तरफ हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के किसी कोने में देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर या पहलगांव की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी भी देश ने। इससे इतनी खराब हो गई। देखिए, 65 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, लेकिन कोई मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। 71 में हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। ये जो अटल जी के जमाने में कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान से ही था, कोई मुस्लिम देश हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं था। लेकिन अब कोई भी हमारे साथ नहीं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो, कोई भी दुनिया का देश नहीं। इतनी असफल विदेश नीति आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार की नहीं रही जो अब की है। इस पर चर्चा होना जरूरी है। और इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि अब पूरी तरह से डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है। जिस तरह से बिहार में
SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, वो आप सब देख रहे हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में ये है कि जो 18 साल का है, हो गया है और भारत का नागरिक है, उसको वोट रजिस्टर कराने का अधिकार है। इसका अगर वोट रजिस्टर नहीं होता है तो इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। तो ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को भी नहीं और गवर्नमेंट को भी नहीं। ये उसका अधिकार है कि अगर वो भारत का नागरिक है और 18 साल या उससे ऊपर है तो उसका वोट होना चाहिए। लेकिन बिहार में ऐसे करोड़ों लोगों के वोट नाम काटे जा रहे हैं, करोड़ों के। 4-5 करोड़ लोग तो उनके बिहार के दिल्ली से लेके अहमदाबाद, बम्बई और इस जगह है, सब यहाँ मजदूरी करते हैं। इस दिल्ली को बनाते हैं और दिल्ली वाले उन्हें बिगाड़ते हैं। उनको कुछ नहीं देंगे, वोट नहीं देने देंगे, नाम नहीं रजिस्टर करने देंगे, और यहाँ अगर रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में तो उसको बुलडोजर चलाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या कहा था चुनाव के वक्त बीजेपी ने यहाँ कि जिसकी यहाँ झुग्गी झोपड़ी होगी वही मकान मिलेगा। अब क्या कर रही है मुख्यमंत्री? तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत गंभीर बातें हैं। इन पे मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई चर्चा कराएगी। ये हमेशा इस तरह की मीटिंग होती है चुनाव से इसके पहले, सेशन से पहले, और उस पर अमल कभी नहीं होता है। सर, पर इलेक्शन कमीशन कहता आया है कि SIR में आप लैंड रिकॉर्ड भी होंगे, वो भी चलेंगे अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। इलेक्शन कमीशन की कोई बात सुनता हूँ, कलेक्टर जो कहता है सो होता है। ये मैं कह के आया हूँ इलेक्शन कमीशन से। सर, आप फॉर्म जो भरते हैं वो जिसको कलेक्टर चाहेगा वो जमा होंगे, वही फीड होंगे, और नहीं चाहेगा तो नहीं होंगे। BLO बनाता रहे। इलेक्शन कमीशन व्यवहार में इलेक्शन कमीशन का जिले पर कोई असर नहीं अब रहा है। अब कोई TN सेशन नहीं है। किसान की नुमाइंदगी तो अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल ही करता है। तो सबसे फोरफ्रंट में हमने ये मुद्दा उठाया है, जो लैंड लूटिंग हो रही है, जो दिल्ली से निकाले हुए लीडर्स जो पंजाब के ऊपर हावी होकर पंजाब को कर्जाई कर रहे हैं और लूट कर रहे हैं, और अब ये किसानों की ज़मीन को लूट करने का एक नया केजरीवाल ने सिस्टम डाला, तो उसके खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने आवाज़ उठाई है। और कल से हमारे धरने शुरू हैं। हम पंजाब की 1 इंच ज़मीन भी पंजाब से बाहर इन लैंड लूटर्स को नहीं देने देंगे।